हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्षे। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत सीज़न 2 और पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। कपूर इंडस्ट्री के बाहर एक कार आके रुकती है और उसमें से राज सिंघानिया उनकी बेटी अनिका सिंघानिया कार से बाहर निकलते हैं। कार से बाहर निकलते ही वो ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ जाकर अपने बारे में बताते हैं कि आज उनकी मीटिंग है। रिसेप्शन पे चेक की जाती है और कहती है जी हाँ सर, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स है। और वो वहाँ से जिया को कॉल करती है, अवनी की सेक्रेटरी को। तो वहाँ से जिया कुछ कहती है और उसके बाद जो है इन्हें भेज दी जाती है। ये मीटिंग 10th फ्लोर पर होने वाली थी। ये लोग लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में जाने के बाद 10th फ्लोर पर उनको लेकर जाई जाती है। वहाँ पे बड़ी सी मीटिंग रूम थी, वहाँ पे ले जाई जाती है और वहाँ पे बैठाई जाती है। जिया वहाँ पे पहले ही पहुँच चुकी थी और मौली अवनी की असिस्टेंट वो भी वहाँ पे थी। उनके लिए चाय नाश्ते मतलब हर एक चीज़ की व्यवस्था की गई थी। अवनी ने बोला था ना कि बकरे को हलाल करने से पहले खिलाओ पिलाओ उसी की व्यवस्था की गई थी। ये सारे तामझाम देखकर राज सिंघानिया चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कपूर्स के नाम मतलब कपूर्स के बारे में कुछ और ही सुन रखा था और ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ी सी शौक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि चलो बड़े लोग हैं, शायद इसी तरह से कुछ। जिया कहती है आप लोग चाय कॉफ़ी कुछ पीजिए, बैठिए, मैम आ रही। अनिका कहती है मैम, हाँ इस कंपनी की CEO। ओके। अनिका एक जगह पर बैठ जाती है, उसके पापा भी बैठ जाते हैं। वो लोग कुछ पीते नहीं है, बस इंतज़ार कर रहे थे। करीबन 5 मिनट हो जाते हैं, अभी तक कोई नहीं आता है। तो अनिका जिया से पूछ लेती है कि जी आपकी CEO कब तक आएंगी। जिया टाइम को देखती है और कहती है अभी 2 मिनट कम है। वो अपनी टाइम की पक्की है। ओके। वो लोग इंतज़ार कर ही रहते हैं। तभी बाहर से किसी की चलने की आवाज़ आती है। मीटिंग रूम का गेट खुलता है और सबसे पहले एक आदमी जो है अंदर आता है। ब्लैक 3-piece सूट पहन रखा था। वो अंदर आता है और आते हुए जिया के पास खड़े हो जाता है। ये था रवि। ये रवि था अवनी की दूसरा सेक्रेटरी। तभी एक बार फिर से मीटिंग रूम की दरवाज़ा खुलती है। उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स अंदर आते हैं और जस्ट उनके पीछे एंटर करती है हमारी अवनी कपूर। सूट के साथ अवनी एंटर करती है मीटिंग रूम में। राज सिंघानिया जब ये देखते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और अपने पापा को खड़े होते देख अनिका भी खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे पलटती है वैसे ही वो शॉक, जैसे मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। शॉक हो जाती है वो। अवनी एक नज़र भी उसको नहीं देखती है। वो जाती है और जाकर अपनी चेयर पर बड़े ही शान के साथ बैठ जाती है, किसी महाराजा की तरह। राज सिंघानिया अपने आगे हाथ बढ़ाते हैं और अवनी से हाथ मिलाते हुए कहते हैं हेलो मिस कपूर। अवनी भी हाथ मिलाती है काफ़ी रिस्पेक्ट वे में और बैठने का इशारा करती है। राज सिंघानिया बैठ जाते हैं, लेकिन अनिका अभी भी खड़ी थी और बस एक टक अवनी को देखे जा रही थी। वो भी शॉक होकर और आंख में डर धीरे धीरे आने लगी थी, क्योंकि कपूर्स के बारे में वो भी बहुत अच्छे से जानती थी। अवनी राज सिंघानिया की तरफ देखती हैं और कहती हैं मिस्टर सिंघानिया, क्या आपकी बेटी को मैनर्स नहीं है? राज सिंघानिया अपनी बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अनिका क्या कर रही हो? सॉरी। हेलो मैम। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अभी अवनी उसको बैठने का, अपनी उंगलियों से बैठने का इशारा करती है। अनिका बैठ जाती है। राज सिंघानिया अवनी से पूछते हैं क्या हम स्टार्ट करें? अवनी हमें चिल्लाती है। राज सिंघानिया लैपटॉप को ऑन करते हैं और जैसे ही ऑन हो जाती है तो कुछ फाइल्स जो है ओपन करते हैं। करने के बाद उसे प्रोजेक्ट के ज़रिए जोड़ी जाती है और सामने बड़ी सी LED पैनल पर वो स्टार्ट हो जाती है और राज सिंघानिया उन्हें समझाना स्टार्ट कर देते हैं। अवनी एक टक, बस एक टक उस प्रोजेक्ट को देखी जा रही थी जिसके बारे में बात हो रही थी। करीबन
40 मिनट तक ये बातचीत चलती रही। राज सिंघानिया बताते रहे। अवनी उसके बारे में सुनती रही, समझती रही और बीच बीच में कोई किसी किसी चीज़ पर पॉइंट भी कर रही थी और राज सिंघानिया उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। इसी तरह से 40 मिनट तक ये मीटिंग चली। उसके बाद जो है अवनी कहती है हम कुछ देर बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगी। राज सिंघानिया कहते हैं ठीक है मैम, हम वेट कर लेंगे। ओके। वो जिया की तरफ इशारा करती है। जिया राज सिंघानिया से कहते हैं चलिए हम आपको कंपनी दिखाते हैं। क्या मतलब? अवनी कहती है कुछ नहीं, आप जाइए, थोड़ा हमें आपकी बेटी से पर्सनल बातें करनी है। ये सुनते ही राज सिंघानिया थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं पर्सनल? मिस्टर सिंघानिया आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपकी बेटी तो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती है ना? राज सिंघानिया हमें चिल्लाते हैं और कहते हैं जी, और ये हमारे कंपनी की जनरल मैनेजर भी है। ओके, ये तो अच्छी बात है। तो क्या हम आपकी बेटी से थोड़ी देर बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। राज सिंघानिया खड़े होते हैं, अपनी बेटी को इशारा करते हैं और वहाँ से जिया के साथ निकल जाते हैं। अवनी रवि की तरफ देखती है, मौली की तरफ देखती है। वो लोग भी समझ जाते हैं, वो लोग भी केबिन से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो है अवनी बड़े ही खतरनाक नज़रों से अनिका को देखती है। अनिका जैसे ही दिखती है कि अवनी उसको देख रही है, वो अपनी नज़रें जो है झुका लेती है, क्योंकि उसको नज़रों से डर लग रही थी, क्योंकि अवनी की आंखों में धीरे धीरे करके जैसे मानो खून उतर रही हो। जैसे ही अवनी अपनी चेयर से खड़ी होती है वैसे ही अनिका भी अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और वो डरते हुए कहती है देखिए देखिए, हाँ हमने जो भी किया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अवनी उसके करीब आ जाती है और आते हुए उसको गले से पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारी इतनी औकात है जो मेरे सामने खड़ी हो सको और तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अनिका अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है देखो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। वो तुम थी जो तुमने मुझे गलत तरीके से टच किया। अच्छा, मैंने तुम्हें गलत तरीके से टच किया? कैसे टच किया था? क्या किया था मैंने? अवनी अपना पकड़ जो है उसके गले पर कसते हुए कहती है। हालांकि वो चिल्लाती नहीं है, दांत पीसते हुए जरूर बोल रही थी, लेकिन बहुत ही लाउड कम करके अपनी आवाज़ का। वो कहती है तुम्हें कैसे मालूम कि ये काम मैंने ही किया था? तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुमने देखा था मुझे ये करते हुए? वो उसको गले से दबाते हुए पीछे की तरफ लेकर जा रही थी, जहाँ पे दीवार थी, और कुछ ही सेकंड में वो दीवार से सट जाती है। अनिका उसको देखते हुए कहती है हाँ वो तुम ही थी। जब तुमने मुझे टच किया था मैं तुरंत पीछे पलट गई थी। ओह रियली? तो तुमने मुझे देखा था? चलो ठीक है, ज़रा जिस तरह से मैंने तुम्हें टच किया था तुम उसे महसूस कर पाओगी? तुम उसे फील कर पाओगी कि वो मैं ही थी? अनिका जब ये सुनती है तो चौंक जाती है और कहती क्या क्या मतलब? मतलब अभी बताती हूँ। वो तुरंत उसको पलट देती है और पलटते हुए जस्ट वैसे ही उसके कमर पे हाथ रखती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, फिर उसके सीने पर हाथ रखती है। ये होते ही अनिका उसको धक्का देती है और कहती क्या कर रही हो तुम? अरे मैंने टच किया था ना, क्या तुम्हें फील हुआ कि मैं वही इंसान हूँ? अनिका उसको घूरे जा रही थी और वो आगे बढ़कर एक और थप्पड़ लगाने वाली थी कि तुरंत अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहती है ना, तुमने ऑलरेडी अपने लिए कब्र खोद रखा है, क्यों इतनी जल्दी मरना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारने का इरादा नहीं रखती। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती की पूरी हर्जाना वसूलूंगी, पूरे इंटरेस्ट के साथ। उसके हाथों को पकड़ते उसको घुमा देती है। अब पोजीशन ये थी कि अवनी पीछे थी और उसके फ्रंट से अनिका का बैग लगा हुआ था और उसके एक हाथ को आगे की तरफ होल्ड करके उसको गले से अवनी पकड़ रखी थी और उसके कानों में धीरे धीरे बोले जा रही थी ना, जो तुमने किया है ना, पूरी जिंदगी इसको पे करोगी, पूरी जिंदगी। तो तुम करना क्या चाहती हो? मैं
करने का तो बहुत कुछ है, इरादा पक्का है, बस जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए अभी वक्त नहीं आया है। अनिका सिंघानिया, अब तुम मेरी सुनो। तुमने अवनी कपूर पर हाथ उठाया है, अभी से तुम पूरी जिंदगी पे करोगी, मौत की दुआ मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत तक नहीं आएगी। तुम्हें मेरी कहने को तो मैं तुम्हें कुछ भी बना सकती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी भाभी माँ का संस्कार है कि जब तक कोई सामने से पंगे ना ले तो मैं भी किसी से पंगे नहीं लेती। और तुम्हें तो खुद चल कर मेरे पास आई हो, तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूंगी। अगर मेरी भाभी माँ का सिखाया हुआ उनकी संस्कार नहीं होते ना तो मैं तुम्हें कुछ और बनाती, लेकिन मैंने तय किया है कि तुम मिसेस कपूर बनोगी, मिसेस अवनी कपूर, और पूरी जिंदगी हेल की जीवन जियोगी। ये सुनते ही अनिका उसको पीछे की तरफ धक्का देने लगती है, लेकिन अवनी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाती है। अवनी उसको आगे की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में क्रूरता के साथ देखते हुए कहती है, इसी हाथ से तुमने मुझे छुआ था ना, यही हाथ है ना वो। उस हाथ को वो बहुत ही मजबूती के साथ पकड़ती है और उसी हाथ को अपने सेम उसी गाल पे रखती है जिस गाल पे उसने थप्पड़ मारा था। यही पे मारी थी ना तुमने, देखना जिस हाथ से तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, वो हाथ कितने कष्ट झेलने वाले हैं तुम्हें अभी पता ही नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, सिर्फ 2 दिन का। 2 दिन के अंदर तुम अपनी फैमिली को मनाओगी मुझसे शादी करने के लिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा इसका अंदाज़ा तुम लगा सकती हो। अनिका जब ये सुनती है तो इस बार पूरे जोर लगाकर अवनी को धक्का देती है, लेकिन फिर भी अवनी उसको तो छोड़ देती है, लेकिन धक्का जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, वो बस एक कदम ही पीछे जा पाती है और सीधा खड़ी हो जाती है पूरे एटीट्यूड के साथ, अपने जेब में दोनों हाथ डाल लेती है। अनिका सामने खड़े हुए कहती है, कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूँगी, और तुम जैसी इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। अवनी पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, ओह रियली नहीं करोगी, ठीक है फिर तो तैयार हो जाओ पूरी की पूरी सिंघानिया खानदान को बर्बाद होने के लिए। लंदन में तुम्हारा बिजनेस है ना, मेन बिजनेस तो लंदन से है। क्या हो अगर मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं? क्या हो कि जिस कंपनी के प्रोजेक्ट को लेकर तुम यहाँ पर आई हो मैं उस कंपनी को ही ख़त्म कर दूं? क्या हो कि तुम्हारे पिता को भी मरवा दूं या तुम्हारी उस पागल बहन को ख़त्म कर दूं? सोच लो, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन याद रहे आज और अभी से तुम पर अवनी कपूर की पल पल की नज़रें गड़ी हुई हैं। तुम्हें यकीन नहीं है तो ये देखो, वो अपने मोबाइल से कुछ करती है और वही जिस पर प्रोजेक्ट चल रही थी, जिस एलईडी पैनल पर, उस पर अब एक वीडियो चलने लगती है जहाँ पर पूरी सिंघानिया मेंशन को दिखाया जा रहा था। पूरे कैमराज, लगता है जैसे वहाँ पे पूरी कैमराज लगा चुकी है, हर एक जगह को रिकॉर्ड की गई थी और हर एक जगह को बॉडीगार्ड्स घेर रखे थे। कई सारे छुपकर हिडन कैमराज, बॉडीगार्ड्स छुपे हुए थे, उनके हाथ में गन्स थे और हर एक रूम पर उनकी निशाना बनी हुई थी। तभी उसमें दिखती है कि उसकी माँ बालकनी साइड में खड़ी होकर किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी और उस पर एक आदमी जो है गन तने खड़ा था। ये देखकर अनिका घबरा सी जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, रुको, ऐसा कुछ मत करना। मैं करने को तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें पता है बचपन से लेके आज तक मुझ पर किसी ने हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे डांटा तक नहीं था किसी ने। और तुम एक बाहरी वाली लड़की जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसकी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। मैं तुमसे शादी का प्रपोजल रख रही हूँ ना, ये तुम्हारे लिए खुशनसीबी है और मेरी भाभी माँ का संस्कार, वरना तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे शादी की नहीं, बस कुछ पल की ज़रूरत है। पूरे खानदान को मिटा दूंगी इस नक्शे से, पता भी नहीं चलेगा कि सिंघानिया खानदान नाम का कोई भी शख्स या परिवार कभी दुनिया में एक्सेस करता था।
वो इतनी खतरनाक तरीके से बोलती है ना, अनिका डर के मारे कांपने लगती है। अनिका कमज़ोर नहीं थी, लेकिन कपूर के बारे में सब कुछ जानती थी। कपूर जितने नाम, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक काम। कहने को तो ये देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए ईमानदार हैं, लेकिन अपने दुश्मनों पर ज़रा भी रहम नहीं करते। ओह बाय द वे, तुमने क्या गलती की है पहले उसके बारे में भी तो बता दूं। चलो ठीक है, तुम पर एक रहम करती हूँ, ये बोलकर वो एक वीडियो चला देती है। और ये वही वीडियो थी जो अनिका के साथ हुई थी। कैसे वो तीनों लड़कियों ने इसको टच किया था, और कैसे अवनी वहाँ से जा रही थी, और कैसे अनिका ने उसको थप्पड़ मारा था, और उसको क्या क्या शब्द यूज़ किए थे बोलने के लिए। अनिका जब अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें दिखती है तो उसको तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। उसने गलती कर दी थी। वो अवनी की तरफ देखती है और वक्त नहीं गवाती है, अपनी गलती मानने में ज़रा भी वक्त नहीं गवाती। वो तुरंत अवनी के सामने अपना हाथ जोड़ लेती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, आप देख सकते हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अवनी उसको देखते हुए कहती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी गलती है या नहीं है। तुमने अवनी कपूर पर हाथ उठाया है, तो तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम अपनी ज़िंदगी अब अवनी कपूर के नाम करोगी, और मैं जैसे रखना चाहूँ तुम्हें रहनी है। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम्हारे पास ओनली 2 दिन का वक्त है। तुम खुद अपनी फैमिली को मनाओगी इस शादी के लिए, और तुम्हारे घर से रिश्ता हमारे घर आएगा। दुनिया की नज़रों में, फैमिली की नज़रों में ये अरेंज मैरिज होगी, लेकिन तुम्हारी नज़रों में ये फोर्स मैरिज होगी, तुम्हारी ज़िंदगी हेल बनाने के लिए। अवनी एक कदम और आगे लेती है, और लेते हुए उसके चीन पर उंगली रखती है और उसको ऊपर करते हुए कहती है, तुम बनोगी मिसेस अवनी अनिका कपूर। तुम्हारी बर्बादी का समय आज और अभी से स्टार्ट होता है। तुम्हारे पिता अभी थोड़ी देर बाद अंदर आएंगे, और मैं उनके सामने ये शादी का प्रपोजल रखने वाली हूँ। याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन। 2 दिन के अंदर तुम खुद अपनी फैमिली को लेकर हमारे घर आओगी। ये बोलकर वो जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। रवि रवि जैसे ही ये नाम सुनता है, तुरंत गेट खुलता है और वहाँ से रवि और मोली अंदर आते हैं। और कुछ समय बाद जिया भी राज सिंघानिया को लेकर अंदर आती है। अंदर आने के बाद राज सिंघानिया को बैठने का इशारा करती है। उसके बाद जो है थोड़ी देर और बात वगैरह होती है, और अवनी कहती है, ठीक को इन्वेस्टमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए। राज सिंघानिया कहते हैं, कम से कम 300 करोड़। ओके, हम आपको 700 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी करेंगे और उसको आगे बढ़ने में हेल्प भी करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि अब कंपनी आपकी, नाम आपका, प्रोजेक्ट आपका, उसे हैंडल हम करेंगे, उसको आगे लेकर हम जाएंगे, लेकिन मुझे उसके बदले कुछ चाहिए। राज सिंघानिया कहते हैं, आप क्या चाहती हैं, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए। अवनी हंसते हुए कहती है, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपके पास तो बहुत कुछ है देने के लिए, फिलहाल मुझे आपकी बेटी चाहिए। ये सुनते ही राज सिंघानिया को झटका सी लगती है और कहते हैं कि क्या क्या मतलब। देखिए मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। कोई फोर्स नहीं है, आप सोच लीजिए, आपके पास 2 दिन का वक्त है, और अपनी बेटी से भी पूछ लीजिएगा अगर उनकी मर्जी हो तो, वरना मैं किसी तरह का कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। आपको कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो मिलेगा, पैसा भी मैं इन्वेस्ट करूँगी, बस ये मेरी तरफ से आपके लिए बस एक प्रपोज़ल है कि आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हो सके तो आप एक बार अपनी बेटी से भी पूछ लीजिएगा। ये बोलकर अवनी राज सिंघानिया को देखने लगती है। राज सिंघानिया एक टक शॉकिंग भरी नज़रों से अवनी को देखते हैं, कभी अनिका को देखते हैं। अनिका अपने सर झुकाए हुए वहाँ पे बैठी हुई थी। तो अवनी कहती है, देखिए सोच लीजिए, मुझे कोई फोर्स नहीं मैं कर रही हूँ, बस मेरे मन में था, मैंने बोल दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। ये बोलकर वो खड़ी होती है और अपने सेक्रेटरी के साथ, जिया के साथ वहाँ से निकल जाती। के जाते ही
राज सिंघानिया अपनी बेटी को देखते और कहते हैं, क्या है ये सब? अनिका क्या ही कहती है, वो कुछ नहीं कहती है। वो खड़ी होती है और कहती है, पापा पापा चलिए घर जाकर बात करते हैं। राज सिंघानिया भी कहते हैं, ठीक है चलो। वो बहुत कुछ पूछना चाहते थे अपनी बेटी से, लेकिन यहाँ पर ये सही जगह नहीं थी बात करने की, तो वो भी अपनी बेटी के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। वो जैसे ही वो लोग निकल कर जा ही रहे थे कि एक कैबिन से अवनी उन्हें देख रही थी, और अनिका को देखते हुए उसके चेहरे पर खतरनाक वाली स्माइल आ जाती है, और वो खुद से कहती है, अनिका सिंघानिया, तुम्हारी बर्बादी तो उसी दिन शुरू हो चुकी थी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। अब तुमने खुद मेरी लाइफ में कदम रखी है अपनी बर्बादी बनकर, तो ठीक है फिर बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। हर पल हर समय तुम्हें मैं इतना तड़पाऊंगी कि तुम मौत की भी दुआ मांगोगी, लेकिन वो भी कभी पूरी नहीं होगी। पूरी जिंदगी तुम मेरी कैदी बन के रहोगी। शादी करना तो मेरी मजबूरी है तुमसे, क्या करें, बिना शादी को तुम्हें नहीं रख सकते ना। आखिर एक लड़की न हो, भाभी माँ की दी हुई संस्कार का भी सम्मान करनी है ना। तुम मेरी बीवी बन के रहोगी, तुम पे पूरा मेरा राइट्स होगा, और तुम्हारी ज़िंदगी हेल जो करनी है, इस थप्पड़ का जवाब तुम्हें पूरी ज़िंदगी चुकानी है। ये बहुत ही दांत पीसते हुए खुद से बोले जा रही थी, और उसके हाथों की मुठियाँ कसी हुई थी, उसकी नसें तनी हुई थी। गुस्से में बस खुद से ही बोले जा रही थी। जिया उसके पीछे ही खड़ी थी, उसकी सारी बातें सुन रही थी, और डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वो मनी मन ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि इस डेविल से उस लड़की को बचा ले, लेकिन क्या इतना आसान था? अब जिसने ये कहानी रची हो, अब उससे क्या ही दुआ करना है कि नहीं। खैर, वहीं जब राज सिंघानिया अपनी बेटी के साथ बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और बैठकर वहाँ से निकलते हैं। राज सिंघानिया बस अपनी बेटी को देखे जा रहे थे, और अनिका अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लेती है ताकि उसके पापा उसको ना देखें। उसके हाथों में अवनी के हाथों के ही निशान पड़ चुकी थी जब उसने उसके हाथों को काफ़ी कस के पकड़ रखा था। वो अपने हाथों पर दूसरा हाथ रख लेती है, लेकिन गले का क्या? जब अवनी ने उसको गला दबोच रखा था, उस पर भी उसकी उंगलियों के निशान छप चुके थे, और कहीं ना कहीं अनिका इस बात को समझ रही थी, और इसीलिए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। राज सिंघानिया उसे बात करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बेटा क्या है ये सब? क्या तुम? पापा हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, मैं अभी इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहती। घर चलते हैं, आराम से बात करेंगे। ठीक है बेटा। वहीं सिंघानिया मेंशन में सारी तैयारियां हो चुकी थी। चाहत सिंघानिया अपनी बेटी से कहते हैं, जाओ बेटा जाकर तैयार हो जाओ, 7 बज चुके हैं, थोड़ी देर बाद चांद निकल आएगा। अभी क्या हमें चलाती है, और वो कमरे में चली जाती है। वहाँ जाती है, उसकी माँ ने पहले से ही उसके लिए कपड़े जो है मंगा के रखी थी, बेहद ही खूबसूरत डिजाइनर साड़ी रेड कलर में, और उस पर सारी चीज़ें जो भी गहने होती हैं, चूड़ियाँ, पायल, मतलब जितनी भी सुहाग की निशानी होती है ना, सब कुछ उस जगह पर रखी हुई थी। वो देखती है, अपने रूम को लॉक करती है, पहले वो वॉशरूम जाती है, और काफ़ी अच्छे से नहा धोआ कर रेडी होकर बाहर आती है, और फिर अपने कपड़े जो है पहनने लगती है। सिया जब वो साड़ी पहन लेती है तो वो सादगी में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ही कहा जाए। सिया बहुत खूबसूरत थी। वो अपने हाथ में वो भर कर चूड़ा पहनती है, गले में मंगलसूत्र तो पहले से ही थी, कान में झुमके, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, नाक में नथ, पैरों में पायल, आंखों में काजल, बालों को काफ़ी अच्छे से जूड़ा बना लेती है, हाथ में मेहंदी ऑलरेडी लगा रखी थी,
लेकिन उसे अब तक नहीं पता था कि ये मेहंदी किसके नाम की थी। लेकिन फिर भी अपनी दोनों हाथों को अपने आगे करते हुए उन मेहंदी को देखते हुए कहती है, ये मेहंदी जिसके भी नाम की है, ये मंगलसूत्र जिसके भी नाम की है, मांग में मेरी सिंदूर आज मैंने जिसके नाम की व्रत रखी है, हे भगवान मैं उसके लिए दुआ मांगती हूँ, उनकी उम्र लंबी करना और उनका साथ मुझे एक बार फिर से जितनी जल्दी हो सके मुझे दे दीजिए। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। ये एहसास जो मेरे दिल में हो रही है, अगर वो सच्चा है तो मैं करवा चौथ पर इसी दिल से, इसी एहसास से मैं आपसे दुआ मांगती हूँ कि अगर मेरा ये दिल की धड़कनें जिसके लिए भी धड़क रही है, जिसके लिए वो एहसास जग रहे हैं, वो सच्चा है तो मुझे उसके पास जानी है। या तो आप उसको मेरे पास भेज दीजिए या फिर मेरी यादों की तस्वीर क्लियर कर दीजिए ताकि मैं उस तक जा पाऊँ। बड़ी दिल से सिया ने ये दुआ मांगी थी। कहते हैं ना कि अगर दिल से और साफ मन से, नेक इरादे से, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से ऊपर वाले से दुआ मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। अभी क्या, ये कानों में उसकी माँ की आवाज़ आती है। कहती है, बेटा रेडी हो गए? अभी क्या कि ध्यान टूटती है और वो अपने आप को मिरर में देखती है। अभी क्या बेहद खूबसूरत लग रही थी, बेहद ही ज़्यादा। वो खड़ी होती है और कहती है, हाँ माँ मैं रेडी हो गई। जाकर दरवाज़ा खोलती है, उसकी माँ दरवाजे पे खड़ी थी और जैसे ही वो अपनी बेटी को देखती है उनकी आंखों में नमी आ जाती है और चेहरे पर स्माइल, और कहती है, मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो अपनी आंखों से काजल निकालती है और अविका के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, किसी की नज़र ना लगे। अविका अपनी माँ को देखती है और कहती है, माँ आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी मेंशन के बाद गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। वहाँ से राज सिंघानिया और अनिका सिंघानिया घर के अंदर कदम रखते हैं। अनिका इधर उधर ध्यान नहीं देती, वो डायरेक्ट अपने कमरे में जाते हुए कहती है, माँ मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये बोलकर वो कमरे की तरफ चली जाती है। एक नज़र जो है ना अपनी बहन को देखती है और ना ही अपनी माँ को देखती है। वो जल्दी से कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद वो नल जो है ऑन करती है और वहाँ पे खड़ी होकर वो सारी बातें याद करने लगती है जो भी अवनी ने उससे कहा था। सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है, उसकी आंखों में दर्द झलकने लगती है। कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर जान चुकी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। आखिर जो गलती उससे अनजाने में हुई थी वो छोटी नहीं थी, कहने को तो वो बहुत छोटी थी। इंसान गलतफहमी के चक्कर में कुछ गलतियां ऐसा कर देता है, लेकिन बात ये थी कि आपने गलती किसके साथ की थी। वो इंसान जिससे आप पंगे नहीं ले सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसके बारे में आप सब जानते हो, उसके बाद भी आप अनजाने में ही सही उससे टकरा गए। और मेन गलती तो ये कि आपने दुश्मन बना ली, जिसे आप दोस्त बनाना था उसे आपने दुश्मन बना ली। और उसके दुश्मन बनते ही उनके साथ साथ पूरी फैमिली खतरे में पड़ चुकी थी। अनिका बहुत अच्छे से जानती है कि अब वो पीछे नहीं हट सकती है, उसे आगे बढ़नी ही होगी। शायद एक कठपुतली की तरह अवनी की सारी बातें माननी होगी अगर अपनी फैमिली को बचानी है तो। अनिका यही सब सोचते हुए बस रोई जा रही थी। उसे बहुत डर और तकलीफ दोनों हो रही थी। उसने देखा था कि कैसे इस घर पर लोग नजरें बनाए बैठे हुए हैं, कैसे गन हाथ में लिए हुए इन पर पल पल नजरें बनाई जा रही थी। उसकी माँ, उसके पिता, उसकी बहन, सबकी जान खतरे में पड़ चुकी थी, सिर्फ उसकी एक गलत फहमी की वजह से, एक गलती की वजह से।
उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी उसके कानों में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। अनिका जल्दी से अपने मुंह पर पानी डालती है और बाहर निकलती है और कहती है, हाँ हाँ। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे अंदर चले आए? मम्मा मैं, आप चलिए, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। वो माँ, मुझे मुझे वो वॉशरूम जानी थी, मैं आ रही हूँ, आप चलो, मैं आ रही हूँ। अनिका की माँ कहती है, हाँ बेटा जल्दी आओ, हमें पूजा करनी है। हाँ हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आप जाओ, मैं आ रही हूँ। ये बोलकर वो मिरर के पास जाती है। वहाँ पे कई तरह से क्रीम वगैरह लगाती है, फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करती है, खुद को उसको छुपाने की कोशिश करती है। हालांकि ठीक से हो नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ रात के टाइम थी तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैनेज हो जाती है अगर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता तो। वो करने के बाद, और आज उसने जो टी शर्ट पहन रखी थी वो गले तक की थी, तो उससे थोड़ी बहुत चीज़ें और भी कवर हो जाती है। और फिर वो कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन अनिका इस चीज़ का ध्यान नहीं देती, उसकी आँख थोड़ी सी लाल हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर आती है और बालकनी साइड जाती है, जहाँ पे उसकी माँ, उसकी बहन इंतज़ार कर रहे थे चाँद की निकलने का। लगभग 8 बजने वाले थे। मीटिंग काफ़ी लंबी चली थी, देर भी हो चुकी थी, और ऊपर से अनिका का मन अशांत था, और इन्हीं चक्करों में उसको टाइम को पता नहीं चलती है कि 8 बजने वाली है। चाँद भी करवा चौथ वाले दिन हो और चाँद की डिमांड हो और चाँद नखरे ना दिखाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अनिका की माँ चाहत सिंघानिया चाँद को देखते हुए कहते हैं, लो इनके नखरे स्टार्ट हो गए, और इनका साथ देने के लिए इनके दोस्त आ गए, यानी कि बादल महाराज। बादलों के पीछे चांद छुप चुका था। अब आंख में चोली भी तो खेलनी थी ना, सबको तड़पानी तो थी। अभी क्या कहती है, कोई बात नहीं माँ, आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ आना तो है ही, थोड़े नखरे दिखाएंगे फिर आएंगे। यही बोलकर चाहत सिंघानी हंसने लगती है। अनिका उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर बालकनी के जो रेलिंग होती है उसको पकड़कर खड़ी हो जाती है, और वो भी आसमान की तरफ देखने लगती है। अपनी बेटी को इतना शांत देखकर चाहत सिंघानिया कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक हो? अनिका हाँ में चिल्लाती है और कहती है, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज बड़ी शांत लग रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बस थोड़ी थक गई हूँ, आप लोग पूजा कर लो तो मैं आराम करूँगी। चाहत सिंघानिया हाँ में चिल्लाती है। तभी तभी बादलों को छटते हुए चांद की रोशनी इनकी बालकनी पे पड़ती है। ये देखकर अनिका कहती है, लो माँ आपके चांद जी आ गए, चलिए आप पूजा स्टार्ट कीजिए। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मैं यही हूँ। पीछे पलट के देखते हैं तो रात सिंघानिया आ रहे थे। दोनों माँ बेटी पूजा करना स्टार्ट करती हैं। उसके बाद जो है चाहत सिंघानिया जल्दी में पहले चांद को देखती हैं, फिर अपने पति को देखती हैं, और अविका चांद को देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मनी मन उस चांद से जैसे कह रही हो कि कम से कम तुम तो एक झलक दिखा दो उनको। क्या ये पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर चांद को देखती है, और उसके बाद जो है अपने मंगलसूत्र पर हाथ रखती है और मनी मन भगवान से दुआ करती है कि मैंने जिसके नाम की ये व्रत रखी है वो पूरी करती हूँ। भले ही मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मैंने दिल के जरिए अपने एहसासों को पहचाना, और उनको याद करते हुए इस व्रत को खोलती हूँ। इस व्रत का जो भी पुण्य मुझे मिलती है, मेरे पार्टनर को आप मेरे पार्टनर तक पहुंचा देना। ये दुआ मांगते हुए वो अपना व्रत खोलती है, अपने हाथ से पानी पीती है, अपने व्रत को पूरा करती है। इधर चाहत सिंघानिया के पति यानी कि राज सिंघानिया भी अपनी बीवी को पानी पिलाते हैं, उनके व्रत को तोड़ते हैं। उसके बाद जो है सभी जो है बालकनी से हॉल में आते हैं, और डाइनिंग टेबल पर ऑलरेडी सर्वेंट खाना लगा चुके थे। सभी आते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, बैठकर सब एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अनिका कहती है, माँ मैं जा रही हूँ आराम करने, मैं बहुत थक गई। राज सिंघानिया अपनी बेटी को देखते हैं और कहते हैं, बेटा वो पापा हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। चाहत सिंघानिया कहते हैं, क्या हुआ इसको? राज सिंघानिया कहते हैं, नहीं कुछ तो है,
लेकिन कल बात करेंगे हम। चाहत सिंह ने हाँ में चिल्लाती है और कहती है ठीक है फिर चलिए चलते हैं। अभी क्या बेटा कुछ चाहिए? नहीं माँ, आप लोग जाइए, मैं भी जा रही हूँ। चाहत सिंह ने हाँ में चिल्लाती है, अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखती है और कहती है बेटा ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप जाइए। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। अभी क्या भी अपने कमरे में जाती है, जाकर दरवाज़ा लॉक करती है और फिर वो बालकनी साइड चली जाती है। बालकनी में ही एक चेयर लगी हुई थी, वहाँ पे जाती है, जाकर बैठ जाती है और एक टक चांद को निहारते हुए। वहीं कपूर मेंशन में भी सभी लोग बारी बारी से व्रत खोल रहे थे। अभय रूही का व्रत खुलवाता है। लक्ष्मी चांद को देखती है, चांद को देखते हुए, और जैसे ही वो चलनी को रखने वाली होती है, ये होता नहीं है जैसे हम डायरेक्ट चांद को देख रहे हैं और चलनी रखने के लिए अपने हाथ को जैसे ही घुमाते हैं ना, जस्ट वैसे ही उसकी नज़र पड़ती है उसी चलनी के जरिए उसके पति अमित कपूर पर, जो कि वहाँ आ चुके थे अपनी फैमिली को सरप्राइज देने के लिए। और डायरेक्ट उनकी नज़रें, आई मीन लक्ष्मी की नज़रें चलनी के जरिए अपने पति पे पड़ती है। उसके चेहरे पर स्माइल, आंखों में नमी आ जाती है और कहती है आप आ गए। अमित हाँ में चिल्लाता है, 2 कदम आगे बढ़ता है और जाकर डायरेक्ट लक्ष्मी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे तो आनी थी, कैसे नहीं आता? मेरी वाइफ ने इतने प्यार से मेरे लिए व्रत रखा है तो मुझे तो आनी ही थी ना। पहले पूजा कर लें। लक्ष्मी हाँ में चिल्लाती है और एक बार फिर से अपनी पूजा स्टार्ट करती है। चांद को देखती है, फिर उसके बाद अमित को देखती है। अमित अपनी बीवी को पानी पिलाता है, व्रत खोलता है। वैसे ही प्रिया के पापा भी आ चुके थे, प्रिया की माँ की व्रत खुलवाते हैं और प्रिया और श्रुति एक दूसरे की व्रत खुलवाते हैं। सबकी व्रत जब खुल जाती है तो सब लोग हॉल में आते हैं, जहाँ पे पूरी डाइनिंग टेबल खाने से सजी हुई थी। एक से एक मतलब बहुत सारी डिशेस बनी हुई थी, बहुत सारी। पूरा खाने का स्मेल मानो हॉल में महक रहा हो। सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। प्रिया की मम्मी कहती है प्रिया जाओ अभी को लेकर आओ। प्रिया कहती है ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। प्रिया अभी के कमरे में जाती है तो देखती है अभी खुद को उठाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया उसके पास जाती है, क्या हुआ? मुझे ना, मुझे आरब के पास जानी है। आरब? अभी? हाँ मुझे आरब के पास जानी है, भूख लगी है। भूख लगी है तो आरब के पास जाने की क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना, चलो मैं खिलाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे आरब के साथ खानी है। अरे तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अभी मैं तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ ना, तुम मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करती। अभी उसको देखती है, उसको देखते हुए कहती है कि ऐसी बातें नहीं है, हम दोस्त हैं ना। हाँ तो मेरे साथ खाना खाओ। लेकिन आरब, उसको भी ले लेंगे। अभी खुश हो जाती है, कहती है हाँ तब तो ठीक है, चले। हाँ, प्रिया उसको सपोर्ट कर कर व्हील चेयर पर बैठाती है और उसके बाद जो है उसको लेकर नीचे आती है। सभी लोग जो है डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। अभी को प्रिया अपने साथ लेकर जाती है और आरब, और उसको आरब को उसके गोद में बैठा दी जाती है और अभी को वो अपने हाथ से खिलाने लगती है। अरे यार, सॉरी गाइस, डिस्टर्बेंस होगी, देख ही रहे हो आप क्या आवाज़ें आ रही हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है? तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थोड़ी बहुत प्यार हम पर भी लुटाइए और लाइक कमेंट शेयर कर दिया कीजिए।